मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंटोनॉमिक्स, जहां हम आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेंगे तो हार निश्चित है, अगर आप ठान लेंगे तो जीत निश्चित है। मानने से तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, पर ठान लेंगे आप तो कुछ भी संभव है। आप ठान लीजिए कि आपको कुछ बनना है तो आप वो जरूर बनेंगे। जिंदगी में दृढ़ निश्चय बहुत ही जरूरी है, वही आपको आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। चलिए चलते हैं, हम भी ठान लेते हैं आज कि हम कुछ बनकर दिखाएंगे और अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन। यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन ने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है। यूरोपीय संघ ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। दुनिया भर के अधिनायकों और संगठनों ने 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन के निर्माण के लिए 8 बिलियन यानी कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन के दौरान जो राशि जुटाई गई थी, उसका उपयोग दुनिया भर की प्रयोगशालाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा, जो वैक्सीन से अनुसंधान और विकास के प्रति आशाजनक है। यूरोपीय संघ ने इस सम्मेलन की मेजबानी की और इसमें 8 बिलियन की सहयोग राशि इकट्ठा की गई है, जो दुनिया भर के प्रयोगशालाओं को निधि के रूप में दी जाएगी, जिससे वो कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर सकें। यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1993। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में और इसमें कुल 28 देश शामिल हैं। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ, जो कि है डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या पहली बार शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या को पार कर गई है। नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्र में 205 मिलियन सक्रिय उपभोगकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपभोगकर्ता थे, जो शहरी उपभोक्ता की तुलना में 10% अधिक हैं। सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या 504 मिलियन है। डिजिटल इन इंडिया ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में उपभोगकर्ता इंटरनेट के शहरी क्षेत्र से 10% अधिक हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है देखो अपना देश अभियान। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को MyGov प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। देश के नागरिक से रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 की यात्रा करने के लिए कहा गया है। इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिलेगी। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान लॉन्च किया है, जिसमें 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 15 स्थलों की यात्रा करे। हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, ये आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप जो हम बताते हैं वही जानते हैं या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखते हैं, तो आप पर्यटन मंत्री कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है वो। हमारा अगला टॉपिक है भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत। दिया मिर्जा भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत हैं। ये पहले से ही हैं, तो इनका कार्यकाल 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की एक अधिवक्ता भी हैं। दिया मिर्जा ने राजदूत के रूप में पहले कार्यकाल में #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान शुरू किया, जिसने शीर्ष स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने में मदद की। दिया मिर्जा एक अभिनेत्री हैं और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी में और इसके हेड इस समय है इंगर एंडरसन। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों, जो कि है वंदे भारत मिशन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण निकासी अभियान वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा 7 मई 2020 से 13 मई 2020 तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को उन देशों में जहां की वह निवासी हैं, भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहने का आग्रह किया गया है। वंदे भारत मिशन में 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा,
जिसमें विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है विश्व थैलेसीमिया दिवस का विषय। विश्व थैलेसीमिया दिवस का विषय है द ड्रॉइंग ऑफ न्यू एरा फॉर द थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल रिफर टू मेक अ नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। यह 1994 के बाद हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के लिए उपायों और ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के लिए जरूरी स्वास्थ्य टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। यह ब्लड में होता है, जो सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन और शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम मात्रा में होता है। थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है और इसका विषय आप याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के श्रम कानूनों का निलंबन। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास में 3 साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है और ये एक अध्यादेश पारित करने के बाद किया गया। कानूनों के निलंबन से उन प्रवासी की मदद करने की उम्मीद है जो राज्य लौट आए हैं। अध्यादेश में बंधुआ मजदूर अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और भुगतान मजदूरी अधिनियम की धारा ये 5 शामिल नहीं हैं। अध्यादेश व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियन और अनुबंध श्रमिकों से संबंधित कानूनों को निलंबित करता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों का निलंबन कर दिया है। कितने वर्ष के लिए किया है? 3 वर्ष के लिए किया है। और कौन सी 5 धारा इसमें शामिल नहीं है वो लिखी हुई है, वो आपको याद करनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को और प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ का पूर्व नाम था अजय मोहन बिष्ट और ये उत्तराखंड के निवासी हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। चीन ने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप का चालक दल है और अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को कम स्थान की कक्षाओं तक ले जाने के लिए लॉन्चर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। रॉकेट का लॉन्च 5 मई 2020 को दक्षिणी चीन और हैनान द्वीप और वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुआ। रॉकेट 176 फुट लंबा था। रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से देश अंतरिक्ष संगठन को मार्स ऑर्बिटर और रोवर मिशन के साथ आगे बढ़ने और चीन अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त करने की अनुमति मिलती है। तो चीन ने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है और इसने दक्षिणी चीन और हैनान द्वीप से ये लॉन्च किया है। चीन के पीएम है ली केकियांग और वहां के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रिनमिनबी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाता है। यह दिन संगठन के स्वयंसेवकों के योगदान के लिए श्रद्धांजलि देता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में चुना गया है क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था। हेनरी डुनांट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस समिति की स्थापना की थी हेनरी डुनांट ने। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है विश्व कोयला निर्यात के लिए समझौता। भारतीय इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। रूस से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि करके और ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, जो कि हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान, ने 6 मई 2020 को रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। सरकार रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति लेने के लिए अपने हाइड्रोकार्बन स्रोतों से विविधता लाने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया है भारतीय इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हाँ, रूस के बारे में बात हुई है तो हम देख लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस में जो करेंसी चलती है रूबल। ये चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, पीपीई का परीक्षण और प्रमाण। परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान INMAS दिल्ली को पीपीई के परीक्षण और प्रमाण का
काम दिया गया है। INMS ने भारतीय सेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का परीक्षण किया है। PPE को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित किया गया है और नैदानिक कोविड स्थितियों में उपयोग किया जाना है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान PPE की कमी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसी कारण हेल्थ केयर कार्यबल की उपलब्धता और भलाई खतरे में है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और मनोबल को भी प्रभावित करता है। तो भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन PPE यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का जो परीक्षण और प्रमाणन का कार्य किया है वो है INMAS ने। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कायर बोर्ड के साथ समझौता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने यह कॉयर के आवेदन के लिए विशेष रूप से और अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कॉयर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में पहले कॉयर जियो टेक्सटाइल यानी कि CGT पर भारत में कॉयर बोर्ड और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए शोध अध्ययन का सत्यापन किया गया था। संस्था ने नदी तटबंधों, ढलानों, खदान ढलान के स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के क्षरण को सफलतापूर्वक रोकने के लिए CGT के उपयोग की सिफारिश की है। तो दोस्तों CGT कॉयर जियो टेक्सटाइल क्या है? इसमें कॉयर जो है ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो कॉयर है एक प्रकार का जूट या रेशा, जो कि नारियल जैसे नारियल के बाहर वाला परत होता है उससे रेशा जो निकाला जाता है वही है कॉयर। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है आपको वो समझ आ गया होगा। कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह। भारतीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह, अनुरेखण, प्रशिक्षण और उपचार तैयार किया है। संकलन में कोविड-19 पर 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने, व्यवसायीकरण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, भारत सरकार के कदम और उपाय के बारे में जानकारी दी है। इस जानकारी को ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार 3 T's तो ट्रैकिंग, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम जो कल के MCQs हैं उनके आंसर तो आपको बता देते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? तो इन चारों ऑप्शंस में से वो है रवीश कुमार। पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर है हमारा DRDO। चलिए चलते हैं अपने बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन को देखते हैं। ई-कोव सेंस किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जिनके नाम पर ई-बुक लॉन्च किया गया है वो है प्रोफेसर ब्रजबस्ती लाल। दोस्तों ये थे हमारे कल के क्वेश्चंस के आंसर। अब हम आपसे आज के MCQs डिस्कस कर लेते हैं। इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स के पास पहुंचाइए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान किस संस्था ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं CSIR, योजना आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार की योजना है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। ये हमने आगे के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। लास्ट एट होम रिपोर्ट किसने पेश की है? यूनिसेफ, यूनेस्को, क्राई एंड अंकटाड। ईरान की नई मुद्रा क्या है? दीनार, रियाल, क्रोना एंड तोमान। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका इस सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।